ललता का पूरा परिवार मिलकर घेर के मेरे बच्चे को मारा। अब मेरे हाथ में बंदूक या तलवार दे दो, आज जेल हो गई, कल बेल हुई, परसों फिर वह खेल हुई। पुलिस प्रशासन भी क्या करे, हाथ पांव बंधे हैं उनके। दुखद खबर वही जनपद जौनपुर की बड़ी घटना जो लगभग पूरे देश में आज भी चर्चा के दौर में है कि जनपद जौनपुर ताइक्वांडो के खिलाड़ी अनुराग यादव की जो निर्मम हत्या हुई थी उसका रिजल्ट क्या आया है। दुनिया के लोग इस पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। मैं भी कभी कभी इस रिपोर्ट को अपने चैनल से पहुंचाता हूं आप लोगों तक सिर्फ इसलिए कि ये विशेष खबर है और जमाने के लोगों की निगाहें इस जौनपुर की घटना पर टिकी हुई हैं कि प्रशासन ने क्या न्याय किया, क्या कुछ हुआ, फैसला कहां पहुंचा है। मैं कभी कभी 2 महीने पे 1.5 महीने पे आता हूं और आप अनुराग के पिताजी हैं, फ्रेम में जो दिखने वाला ये चेहरा, इनसे बातचीत करके और उसकी करंट रिपोर्ट मैं आप लोगों तक छोड़ देता हूँ। इसी कड़ी में आज फिर मैं थाना गौराबाद शाहपुर के अंतर्गत आपकी ग्राम पंचायत यानी कबरुद्दीनपुर गांव में बैठा हूं और मैं चाहता हूं कि बातचीत करके कुछ विशेष अंश जो है कहां तक पहुंची है, आपकी जो मना इच्छा है, जो आप न्याय चाहते हैं, आप ही नहीं अकेले, लगभग पूरा देश न्याय चाहता है इस बड़ी घटना पर कि क्या कुछ होना चाहिए। तो कोर्ट कहां तक इस पूरे मामले को लेके जा रही है, सीधे बातचीत करके आपसे जोड़ते हैं। लगभग मेरे सारे सवाल तो आप सुनेंगे जी। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप बताएं कि जो पिछली तारीख थी उस तारीख को फिर क्या हुआ। भैया उस तारीख को फिर से 12 को तारीख पड़ी हुई है। 12 जी भैया 12 को तारीख पड़ी हुई है और उसके बारे में हमने वीडियो भी डाला था अपने चैनल पे। और मैं दर्शकों से निवेदन करता हूं और बहुत बहुत आभारी हूं कि जिस तरह से आप लोग साथ में खड़े हो। हमारा मीडिया बंधु है, हमारे अधिवक्ता संघ के लोग हैं, जिस तरह से साथ में हैं भैया, आप लोगों का बहुत आभारी हूं। उम्र भर एहसान नहीं भूलूंगा। और दूसरी चीज़ ये है कि भैया तारीख तो मान लीजिए मिलती ही रहेगी। हमने एक वीडियो और बना के डाला था कि पुलिस प्रशासन अपराधियों को पकड़ के कोर्ट के हवाले कर देती है। कोर्ट के हवाले जब करती है भैया तो अब कोर्ट में तमाम सारे दांव पेच चलते हैं। कोई भी अधिवक्ता अपनी केस हारना नहीं चाहता, तो अपना अपना दांव पेच सब लगाते हैं। और मेरा पिछला वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि जो लोग जिसे मासूम की हत्या करते हैं, जैसे वो पटेल की अभी हत्या हुई, नरेंद्र पटेल ऐसे कुछ नाम था लड़के का। अब बताइए वो बच्चे की उम्र 20-22 साल, बच्चा ही है ना। तो ऐसे लोग जो अबोध को, मासूम को, जिसने दुनिया नहीं देखी, उसका कत्ल करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ कठोर दंड विधान बनाया जाए कि कम से कम भविष्य में ऐसा करने से पहले लोग 100 बार सोचें। किसी मासूम को मारेंगे तो या तो जिंदगी भर जेल में रहेंगे, या फांसी पे चढ़ा दिए जाएंगे, या पुलिस प्रशासन गोली मार देगी। पुलिस प्रशासन भी क्या करे, हाथ पांव बंधे हैं उनके, हाथ पांव बंधे हैं। उनको एक दायरे में रहना है, बेचारे इल्जाम भी झेलते हैं। हमारे मन में क्या चल रहा है अभी गौराबाद शाहपुर एसओ साहब को क्या पता है, वो क्या जानते हैं कि अभी रामजीत क्या करने वाले हैं। लेकिन इल्जाम कहां जाता है, प्रशासन पे। कहीं न कहीं हर जगह गड़बड़ियां होती हैं। लेकिन मेरा मकसद था पिछला वीडियो बनाने का भैया यही ना कि एक ऐसा कानून बनाया जाए कि जो अबोध बच्चों को मारता है, पढ़ने लिखने वाले पता नहीं वो भारत के लिए क्या करता, देश के लिए क्या करता, वो ऐसे बच्चे, किसी गरीब का ही बच्चा मार दिया जाता। अब मारा जाता है अक्सर गरीब ही, तो गरीब का बच्चा मार दिया जाता है। पता नहीं क्या प्रतिभा उसके अंदर थी, अगर निखर जाती तो अपने देश का विकास करता। हमारे देश के युवा देश के भावी कर्णधार हैं, और आज पता नहीं क्या हो गया लोगों को। अरे मारना, हम जैसे बुढ़ों को मार दो यार, हमने तो दुनिया देख ली है, मार दो, हम तो ऐसे जीना नहीं चाहते। लेकिन बच्चों को मारना, ललता का पूरा परिवार मिलकर घेर के मेरे बच्चे को मारा। आप मेरे हाथ में बंदूक या तलवार दे दो, लेकिन मैं उनके बच्चे को मार नहीं पाऊंगा, कतई नहीं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, सबके होते हैं, उनको दुनियादारी क्या मालूम। आप जो सिखाओगे वो सीखेंगे। मैंने अपने बच्चे को कुछ और सिखाया, उन्होंने अपने बच्चे को कुछ और सिखाया। और आपको पता है उनके बच्चे सद्भावना पुल पे जाके वीडियो बनाते हैं दोस्तों,
कि आज जेल हो गई, कल बेल हुई, परसों फिर वह खेल हुई। क्या मेंटलिटी है? अपने बच्चों को क्या सिखाया? आगे जाके ये क्या बनेंगे? अपराधी बनेंगे। यहाँ आने के बाद जब आपसे बातें होने लगती हैं तो सवाल खत्म हो जाते हैं और बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है। एक बात आपने रखी कि जो मासूमों की हत्या करता है, जो बच्चों के साथ, जो देश के भविष्य हैं, जो देश के कर्णधार हैं, अगर इनके बचपन को कोई छीन लेता है, इनके लिए विशेष दंड प्राविधान हमारे यहाँ बनना चाहिए। अभी अनुराग की जब घटना घटी थी उसी के पहले जनपद जौनपुर में एक इनकाउंटर हुआ था। मंगेश यादव नाम था उस बच्चे का, और वो चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया था। वो चोर था, उसका इनकाउंटर किया गया और उसी के बाद अनुराग की हत्या होती है। गांव नहीं, समाज नहीं, जिला नहीं, पूरा देश देखता है कि किसने मारा और कैसे मारा। लेकिन चोरी की सजा इनकाउंटर हो सकती है, हत्या की सजा क्या होगी ये अभी तक देश इंतजार कर रहा है कि क्या कुछ होना है। बहरहाल लालता के परिवार से आपको फोन भी आया था ऐसा कुछ? जी भैया, डेट तो नहीं याद है मुझे। राजकुमार ने फोन किया था, उनके छोटे भाई ने, लालता के। उन्होंने फोन किया था कि का हाल चाल है, बारिश वारिश हो था। तो मिसेज हमारी यहाँ पढ़ी लिखी है नहीं, उनको पता नहीं, नंबर भी नहीं जानती वो। तो उन्होंने कहा कि भैया के बोलत हवा, हम चिंता नहीं, नाव बतावा। फोन कट गल, यह से 2 बार फोन कई गल, ना रिसीव है। तो हम सीधा गौरा बादशाहपुर थाने पे चले गए भैया। हमने जाके एसओ साहब से अपनी आप बीती बताई कि सर ऐसी ऐसी बात, अब घर के नंबर पे भी फोन आ रहा है। तो एसओ साहब ने कहा, तुरंत संज्ञान में लिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि ठीक है, और आप नंबर नोट करवाइए, मैं इसको चेक करता हूँ। तो नंबर नोट करवा के हमने कहा कि सर देखिए, भीड़ भाड़ में और बहुत जगह जाने में हमको परेशानी होती है। अब देखिए बात कर रहा हूँ ना, बीपी बढ़ रहा है, पसीना हो रहा है। तो वो चर्चाएं जब चलती हैं भैया ना, तो ऑटोमेटिक बेचैनी छा जाती है हमको। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जाइए, परेशान मत होइए, हम देखते हैं। हम जैसे थाने से बाहर निकल रहे हैं तब तक फिर फोन आ गया। मैं घर का उसी नंबर से? हाँ, उसी नंबर से घर का फोन मैं साथ में लेके गया था। तो वापस लौट के आया मैं। मैंने एसओ साहब से कहा कि सर देखिए फिर से फोन आया है। तो उन्होंने फोन किया, तो उन्होंने उसको डांटा, बहुत धमकाया, और बोले कि जितना चाहे, वो बोल रहा था कि हमारे नंबर पे इनके यहाँ से फोन आता है। मैंने मोबाइल सामने रख दिया, हमने कहा सर कॉल डिटेल निकाल लीजिए या CDR निकाल लीजिए, देख लीजिए फोन किधर से आता है, किधर से जाता है। तब बोल रहा है कि अरे हमारे पड़ोसी हैं। बोले रामजीत को जानते हो? बोले हमारे पड़ोसी हैं। भैया ठीक है, हम पड़ोसी हैं, उसी की तो सजा भुगत रहे हैं, ऐसे दुष्टों के पड़ोसी होके। एसओ साहब ने डांटा धमकाया, फिर से फोन तो नहीं आया। लेकिन भैया गारंटी नहीं है उन लोगों की, जिसके दिमाग में क्राइम ही भरा हुआ है। आप सोचिए, अगर आपको बात ही करनी है तो मेरा नंबर तो आपके पास है, साथ में बैठते थे इस घटना से पहले। घर के नंबर पे कॉल करने का कोई मतलब नहीं निकलता। घर का नंबर आपको कहाँ से मिला, कहाँ से आपने नंबर पाया? और घर के नंबर पे फोन करके लेडीज से क्या बात करोगे आप? गार्जियन मैं हूं ना, मुझसे बात करो जो करनी है। लेकिन यही सब चल रहा है भैया। तकलीफें तो हमारी बढ़ती ही जाएंगी, मुश्किलें बढ़ती ही जाएंगी। और क्या लगता है इस पूरे आपकी तारीखों में और आपके सहयोग में वीरेंद्र प्रधान जी की क्या भूमिका लगती है? भैया हाथ जोड़ता हूं, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। अभी भी जैसे, बहरहाल ये आपकी इच्छा है, आज भी तारीखों पर देखता हूँ तो वो मौजूद रहते हैं, तो मैं ये लोग जानना चाहते हैं कि क्या कुछ है। बहरहाल पत्रकारों का क्या रोल लगता है, जो मीडिया के सहकर्मी साथी हैं? नहीं, हमारे मीडिया कर्मी जितने लोग भी हैं, जितने भी भाई बंधु लोग हैं, 1-2 लोग को छोड़ के, एक भाई साहब तो बोले, तिवारी जी हैं, उन्होंने कहा यार लड़कियां का बयान ले लो, इस पे व्यूज बहुत अच्छा जाता है। यार मेरी तकलीफ सुनने आए हो या व्यूज लेने आए हो? ठीक है, बहुत व्यूज ले लिए ना, हमने मना कर दिया उनको। हमने कहा कुत्ते की बाइट लेते हो तो जाओ कुत्ते से ही बाइट करो। रामजीत यादव कुत्ता नहीं है। तुम्हारे सवाल का, पहली बात तो सवाल का शब्द का चयन उनको नहीं आता, कब कहाँ किस समय क्या बोलना है। दूसरी बात कि इनको व्यूज की पड़ी है। हौसला, मुरली वाले हौसला आए थे डीएम साहब से मिलने,
इन्होंने थंबनेल क्या लगा दिया, ये अनुराग के पिता से मिलने आए मुरली वाले हौसला। अब बताइए किस लिए? व्यूज मिलता है। यार कितना इस्तेमाल करोगे? मेरा बेटा गया है ना, मेरे दिल से पूछो, उसका नाम ले लेके कितना पैसा ही सब कुछ है। तिवारी जी बस्ती से आते हैं, ये भी खोल के कर दे रहा हूं, और उनके साथ 2-3 लड़के और आते हैं। सवाल करने का तरीका मालूम नहीं, लेकिन मैं फिर भी सोचता हूं कि छोड़ो यार, जाने दो, पत्रकारिता कर रहे हैं, चलिए करने दीजिए, सबका सम्मान है हमारे दरवाजे पे। लेकिन ये लोग भैया ना हद कर देंगे। कुछ लोग और हैं, थंबनेल लगा देंगे, चल गया लालता के घर बुलडोजर, अनुराग को मिला न्याय। ऐसे लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि भाई लोग थोड़ा तो इंसानियत भी देखिए, मानवता भी देखिए, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आप सुन रहे हैं मेरे साथ एक दुखद पिता की कहानी, और निश्चित तौर पर आज भी न्याय की आस लिए हुए तारीखों पे तारीख, कचहरी का चक्कर, प्रशासन पर भरोसा है, न्यायालय पर भरोसा है, कोर्ट पर भरोसा है कि सरकार, शासन और प्रशासन के लोग मेरे साथ न्याय करेंगे। ये उम्मीद आज भी रामजीत जी के जेहन में जिंदा है। एक और सुझाव भी है दुनिया के लिए, खासतौर से सरकार, संविधान के लिए, कि कुछ थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए। अगर कोई देश के भविष्य कर्णधार बच्चों के साथ अनहोनी करता है, कोई हत्या को अंजाम देता है, कोई ऐसे बच्चों को मारता है, उसके लिए विशेष दंड का प्राविधान होना चाहिए। अगली तारीख, पिछली 12 तारीख को थी, अगली तारीख कब है? 12 को है, 2 को थी, अब 12 को है। इसी 12 को तारीख है। जी जी भैया। तो जब आज हम वीडियो बना रहे हैं तब 4 तारीख है, यानी फिर से 5 तारीख है, आज शिक्षक दिवस है, और फिर 12 को तारीख मिली हुई है। आज भी आप न्याय में यही चाहते हैं कि लालता प्रसाद का घर अवैध जमीन में बना हुआ है वो गिरे, और जो अपराधी हैं, जिनको पूरा देश देख रहा है, जिन्होंने मेरे बेटे को मारा है, उसे सरकार उचित दंड दे, ताकि आने वाले कल में फिर देश के सामने कोई इस तरह का अपराधी ना पैदा हो। मेरी समझ से अनुराग की हत्या के बाद जनपद जौनपुर में अब तक 40 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं, और अगर अनुराग के हत्यारों को कोई ऑन स्पॉट दंड मिला होता तो शायद 40 की 14 हो जाती, 26 ऐसी हत्याएं बच सकती थी, अपराधी मनबड़ ना होते, ऐसी घटनाएं ना होती। ये मेरा मानना है जी बिल्कुल। जो मैं कि अगर अनुराग के हत्यारों को उचित दंड मिला होता, ऑन स्पॉट कोई सजा मिली होती, तो अपराध करने वाले लोगों के जहन में ये डर चलता। क्या कहें भैया भैया भैया, यहीं गांव में अपने झगड़ा किए 2 लोग, तो उसमें से एक पार्टी क्या बोली, नाम नहीं लूंगा, गांव की ही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। एक पार्टी क्या बोली, मार दे काट जोन होई देख जाई, होबे का करी, 4-6 महीना छूट के चली बल जाई, वही देखो कटाई गल का भयल। ये संदेश, मैसेज गया कि कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, 4-6 महीने जेल में रहेंगे, फिर जमानत करा के आएंगे। अच्छा, लोअर कोर्ट सजा दे देती है, अगली पार्टी पैसे वाली है, हाई कोर्ट में चली जाएगी, वहां से बेल मिल जाएगी। अब पता चला हम गरीब आदमी किसी तरह हाई कोर्ट पहुंच गए, इनको वहां से भी सजा दिलवाए तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा। पूरी लाइफ तो वो बाहर ही जिएगा ना, 2-4 महीने जेल में रहेगा, बाकी बाहर जिएगा। हमको क्या मिला? पैसा भी गया, परिवार भी गया, बुढ़ापे का सहारा। बच्चे को लोग क्यों पालते हैं? इसलिए ना कि अरे यार हमारा भविष्य है, बुढ़ापे का लाठी है। और आज किसके सहारे जीऊं? बेटियां हैं, शादी होगी, जिसके साथ शादी होगी उसका भी परिवार होगा, वो भी कुछ अपेक्षाएं रखेंगे, तो वो कमाएगा तो अपने माँ बाप का, भाई बहन का भरण पोषण करेगा, या मेरा करेगा? मेरा क्या होगा? आप खुद सोचिए। ठीक है, बेटियां मानेंगी, दामाद मानेगा, पता चला उसके घर पे इमरजेंसी है, इधर मैं चारपाई पे हूं, तो वो बेचारा कहां कहां जाएगा? दामाद भी तो जो होगा वो किसी का बेटा ही होगा ना, वो अपने माँ बाप को नहीं देखेगा, भाई बहन को नहीं देखेगा, उसको भी तो घर गृहस्थी देखनी है। कमाएगा तो वो मेरा खर्चा देगा या अपने घर का खर्चा देखेगा? सामने इतना सवाल है हमारे सामने इस जिंदगी को लेकर कि ऐसे लोग जो एक झटके में किसी का घर बर्बाद कर देते हैं,
तुम्हारा बेटा तो भाई दरोगा है, सजा होगी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से चले जाओगे, जमानत ले लोगे, फिर ड्यूटी लग जाएगा, अभी ड्यूटी लग गया है। तुम्हारी पेंशन आती है 40-50 हजार, तुमको तो परवाह नहीं, कहीं भी रह के खा लोगे। यहाँ तो 50 पैसे के लिए मोहताज हूँ, बच्चियों की पढ़ाई लिखाई करने के लिए 2-3 जगह काम मांगने के लिए गया मैं, लोग बोले कि अरे चाचा आपको जो जरूरत हो हमसे ले लीजिए। अच्छा भैया ये बताइए कि जो ठीक है हमारी स्थिति पे तरस खा के अगला आदमी दे रहा है, लेकिन क्या उसके पास परिवार नहीं है? 4-10 हजार उसने हमको दे दिया, उसके माँ बाप भाई बहन क्या करेंगे? या फिर उतने से आपका क्या चलेगा? उतने से हमारा तो पूरा जिंदगी पार होने वाली नहीं है। यक्ष प्रश्न जिसको कहते हैं, ये यक्ष प्रश्न है, सवाल का जवाब मुश्किल है। इसीलिए कहता हूं किसी का बच्चे को कोई मारता है तो इसके लिए एक ऐसा प्राविधान बनाया जाए, ऐसा कानून बना जाए कि ऑन स्पॉट दंड मिले, जिससे कि किसी के भविष्य से कोई खिलवाड़ न कर सके। बस धन्यवाद, ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। जी बिल्कुल, मेरे साथ आप सुन रहे थे एक बार पुनः से रामजीत यादव जी, आप अनुराग के पिताजी हैं और 5 बहनों में इकलौता भाई, इकलौती संतान आपकी। बहरहाल ढेर सारी प्रक्रियाएं आप लोग जानते हैं। फिर से हम 12 तारीख को न्याय की अपेक्षा लिए हुए कोर्ट में, न्यायालय में क्या कुछ आदेश आता है उसका इंतजार करेंगे। लेकिन उसके पहले पत्रकारिता करने वाले बंधुओं से निवेदन करते हुए अपनी बात आग्रह के साथ मैं स्वयं रखना चाहूँगा कि अंदर की वीडियो और थंबनेल का तालमेल बराबर रखें। आपके मन पीड़ा को आप समझ सकते हैं, आपकी भावनाओं को आप समझ सकते हैं। बहरहाल मेरी शुभकामना, आप लोग जो अपना बहुमूल्य समय देकर के हमारे साथ वीडियो बने।